Hello everyone. So good afternoon and I welcome all of you to the session. I welcome all of you to this session organized by An Academy and brought to you by myself Toshiba Shukla. But before we start, इससे पहले हम शुरू करें, मुझे एक बार बता दीजिएगा कि वॉइस वीडियो पीपीटी सब कुछ ठीक है, आपको अच्छे से आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्लास. और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पेपर 1 यूजीसी नेट, बिकॉज इट्स लाइक नॉट यूपीएससी नॉट स्टेट सर्विसेज जिसमें हमसे बजट पूछें. बट आज की जो क्लास है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसमें हम सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट आर रेलेवेंट फॉर योर पेपर 1, दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, आईसीटी, जो भी आपके पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं. इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है, स्कीम है जो इस बार बजट में काफ़ी फोकस किया गया, कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें देखेंगे. बजट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल में आता है, क्या बजट का मेंशन एज बजट हमारे संविधान में है, हम इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. All these things we'll discuss because it is also part of higher education. हायर एजुकेशन में कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है आपसे, अगर आपने देखा है क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है पिछले कुछ सालों के, तो एक या दो प्रश्न उससे भी आ जाते हैं. तो कुल मिला के इस 45 मिनट में हम वो सब पढ़ लेंगे जो आप शायद अगर न्यूज़पेपर देख के पढ़ोगे या एनालिसिस देखोगे अलग अलग तो आपको उतना समय लगेगा. Today we'll be discussing everything in short way, in a crisp way, and you can make your notes so that if you are appearing for the December batch also, अभी रीनेट अगर हुआ तो आपको अगर आ गया, अभी तो आने के चांसेस थोड़े से कम लग सकते हैं, लेकिन हाँ अगर हम दिसंबर में देंगे तो जनरली जो स्कीम्स हैं जो बजट में फोकस किया जाता है उनको पूछा जाता है. नाउ आई होप आई एम क्लियर why we are discussing this topic in paper 1 of UGC NET, right? So hello, good afternoon Anju, hi Neha, hi Anku, hi Geet, hi Ravlina, Shazia, Anjali Tiwari, Shubham Harit, शफाली खंडेलवाल, प्रिंसी, एवरीवन. चलिए वेरी नाइस. से कुछ चीजें चुन चुन के डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स. जैसे कोई स्कीम है, मान लीजिए पीएम श्री योजना के बारे में बोला गया है, वो स्कीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है. बजट में कितना एलोकेशन है, कितने लाख करोड़ दिए गए हैं, कितना परसेंटेज कट है, वो हमसे नहीं पूछेंगे. लेकिन अगर चर्चा की गई है किसी योजना की तो वो योजना अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है. दैट इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ स्टडीज, राइट? सो आज हम एप्लीकेशन देखेंगे रादर देन स्टडिंग द एग्जैक्ट बजट वर्बैटिम, राइट? चलिए, सो माय क्लासेस ऑन यूट्यूब आर ऑन ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडे. आज है मंगलवार, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं बजट पढ़ने से. Thursdays and Fridays, maybe Wednesday also, I will meet you to discuss some important topic like SDG. SDG इंडेक्स मैं आपको कल पढ़ाऊंगी बुधवार को. टेलीग्राम नोट कर लीजिए, अन अकेडमी का कॉमन टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. तोशिबा शुक्ला यूजीसी नेट से आप जुड़ सकते हैं. पेपर 1 टाइप करके देखिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम शेयर करते हैं. Make sure you like the session, you share and subscribe the session as well, subscribe the channel as well because that is important. आपके लिए एक ऑफर है जो कि एक्सटेंड कर दिया है हमने 31 जुलाई तक. ये पहले 27 तक ही था लेकिन ये कल तक, सो मंथ एंड तक एक्सटेंड हो गया. कई बार बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम हम उस टाइम नहीं ले पाए थे, क्या ये फिर से ऑफर आ सकता है? तो अभी जो भी रेट्स हैं, करंट रेट फॉर 6 मंथ्स 12 मंथ्स है ना, आपको सब पे 50% ऑफ मिलेगा अगर आपने इस ऑफर को 31 तारीख तक ले लिया और आपने ये कोड लगा लिया तोशिबा JRF, राइट? यू कैन यूज दिस कोड एंड यू विल गेट 50% ऑफ. ठीक है. आज करंट अफेयर, बजट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर बिकॉज ये करंट में ही रिलीज हुआ है. वो भी होगा थर्सडे या मे बी एनी अदर सेशन आई विल टेक एक्स्ट्रा, जिसमें हम डिटेल में करंट अफेयर, या फ्राइडे को जो करंट अफेयर का दिन है उसी दिन हम करंट अफेयर रखेंगे. वी विल नॉट मिक्स इट. चलिए, एक कोटेशन है आपके लिए. वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गवा दो या गुजार दो, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. जैसे अभी हम सब टाइम को इम्पोर्टेंस ना देकर सब के सब टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं बिकॉज हमको पता नहीं है.
अभी पेपर देना है कि रिजल्ट का वेट करना है, कल पीआईएल एक्सेप्ट नहीं हुई, फिर से ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, फिर से पीआईएल लगाएंगे, तो काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन है इस टाइम पे, राइट? आई टोटली अंडरस्टैंड। और बहुत से बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत से बच्चे बुरा मान जाते हैं कि मैम आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, हमको रिजल्ट चाहिए। देखिए, किसी भी एजुकेटर को ये अच्छा नहीं लगेगा या हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, कि बार बार एग्जाम होता रहे। किसी को अच्छा लगेगा क्या? नहीं। आप लोग भी गए, मेहनत करी, हम भी सेंटर्स में गए थे दिल्ली में, हमने भी आपके साथ मेहनत करी थी कि आप देखें आपका पेपर कैसे हुआ। ऑफ कोर्स मेहनत आपकी ज़्यादा थी, हम सिर्फ खड़े हुए थे, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये बार बार प्रक्रिया हो। हैविंग सेड दैट, करंट कंडीशन के हिसाब से अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं कि ऐसा है, या अभी फिलहाल एनटीए को कॉल कर रहे हैं तो एनटीए बोल रहा है पेपर होगा, तो हमको एज अ प्रिकॉशन अपने आप को तैयार रखना है कि हम पढ़ते भी रहें इररिस्पेक्टिव। हाँ, डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, पीपल आर अप्रोचिंग द कोर्ट अगेन, बट इतने सारी चीज़ों में हम ये जो वक्त है इसको खो नहीं सकते। चाहे आप रीटेस्ट दे रहे हो, चाहे आप दिसंबर में पेपर दे रहे हो, पढ़ाई हमेशा काम आएगी, मेहनत से ही पेपर निकलता है, राइट? दैट्स वाई वी से डू नॉट वेस्ट टाइम। बहुत ज़्यादा समय बर्बाद मत करिए, जितना पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, ऐसा पढ़ाई को त्याग मत दीजिएगा, ठीक है? इफ़ यू आर इवन ट्राइंग कि आप जस्टिस के लिए अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन चैनलाइज दैट थ्रू प्रॉपर चैनल्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम, है ना? ये चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इवन इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द दिसंबर बैच। तो इसको याद रखिएगा कि वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो, मतलब वेस्ट कर दो। चलिए, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन के साथ कि हमको पढ़ना है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट 2024-25। सबसे पहले देखिए, हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, विल बी डिस्कसिंग ब्रॉडली कि क्या क्या चीज़ें इस बार डिस्कस करी गई हैं एज अ पार्ट ऑफ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, और ये दोनों चीज़ें असल में होती क्या हैं। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपसे पूछें, या आपको अगर कोई क्वेश्चन आए, या इन केस यू स्टिल वांट टू नो एज अ जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, ये बजट से अलग है। आप सबने सुना होगा, इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल हर साल आता है, बजट के पहले आता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करते हैं, जिसमें हमारा एक ओवरऑल इकोनॉमी और उसके पूरे पॉलिसी आइडियाज के बारे में उसमें लिखा रहता है, एक प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है। सबसे पहली बार 1950-51 में इकोनॉमिक सर्वे को प्रिंट किया गया था, एंड इनिशियली अलोंगसाइड द यूनियन बजट अंटिल 1964। इसको कंपाइल कौन करता है? इकोनॉमिक डिवीजन अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर with the input of finance ministry, right? So final approval आपका finance minister और finance secretary देते हैं, but it is released and compiled by the economic division, right? Presentation time usually a day before the union budget in the parliament. So जिस दिन बजट पेश करना होता है, उसके एक दिन पहले ही आपका इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस असेस करता है और आने वाले अपकमिंग बजट के लिए एक प्रकार का कॉन्टेक्स्ट सेट करता है, मतलब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कल बजट से, क्या क्या योजनाओं पे फोकस हो सकता है, एजुकेशन के सेक्टर में उम्मीद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में उम्मीद कर सकते हैं, रिसर्च में उम्मीद कर सकते हैं। तो एक प्रकार का हमको रिफ्लेक्शन देता है कि हाउ द बजट विल बी व्हेन इट विल बी रिलीज्ड। फाइन, लीगल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड, या राइट? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे पूछें, क्या इकोनॉमिक सर्वे संविधान में है? नहीं, इसका कोई ऐसा लीगल स्टेटस नहीं है, संविधान में नहीं है, एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की प्रैक्टिस है, ठीक है? ऐसे बाकी भी हमने इमर्जिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है, इंडिया भी उसको फॉलो करता है। क्लियर? हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैं आपको नोट्स दे दूंगी, आपको हिंदी भी पूरा मिल जाएगा, तो चिंता मत करिए। आई विल बी गिविंग यू द PDF, यू विल गेट द हिंदी एज वेल। आई विल मूव इट अ बिट हियर, यस। अब हम आते हैं बजट पे। बजट क्या है? देखिए, बजट को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह डिफाइन करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल 112 से लेके 117 के बीच में आपके बजट रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं।
और इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS बोलते हैं। करता क्या है, ये रिसीट एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी है अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 अगले साल का, एक साल का जितना भी सरकार को पैसा मिलेगा, जितना भी सरकार एक्सपेंड करे, खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर होगा, वो पूरा इस बजट में आता है। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एंड कैपिटल मतलब करंट, लाइक वी से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, मान लीजिए सरकार कोई सड़क बना रही है, कोई डैम बना रही है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। या अगर सरकार कोई करंट इंटरेस्ट पेमेंट दे रही है, सैलरीज दे रही है, तो वो रेवेन्यू में आएगा, राइट। सो ये दोनों ही हिसाब एस्टिमेट्स इस बजट में आते हैं। कैसे हम रेवेन्यू को रेज करेंगे, सरकार अपने खाते में और ज्यादा पैसा कैसे लाएगी, इस बार और क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा जो बोलते हैं ना फिस्कल डेफिसिट कम से कम हो, जो सरकार का खर्चा है और जो सरकार की आमदनी है उसके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा ना हो, डेफिसिट ना हो। और इसमें ये भी बताया जाता है कि कैसे हम और उस चीज़ को रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम प्रीवियस ईयर, राइट, पिछले साल का भी क्या रिसीट हुआ था, क्या हमने खर्च किया था, और रीजन के साथ बजट में बताया जाता है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर द अपकमिंग ईयर्स, और कोई भी ऐसा नया टैक्स है, इनकम टैक्स कैसा होगा, समथिंग न्यू दैट हैज टू बी इंट्रोड्यूस, आने वाले साल में पॉलिसीज कौन सी होंगी, वो सब आपका बजट में डिस्कस किया जाता है, राइट। हिंदी में भी है, इसको आप आराम से बाद में हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो बजट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बिकॉज ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, आर्टिकल 112 में लिखा है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल 114 के तहत हम इसको बोलते हैं। फिर कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, जितना भी पैसा सरकार को मिलता है और सरकार खर्च करती है टैक्स का, वो आपका कंसोलिडेटेड फंड CFI में आता है। सरकार के ऐसे 3 खाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंटिजेंसी फंड एक इमरजेंसी फंड है, इसको प्रेसिडेंट के अंदर रखते हैं। कंसोलिडेटेड फंड से खर्चा होने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, संसद का अप्रूवल चाहिए होता है। 266 कंटिजेंसी फंड, 267 बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन, जिसको हम बोलते हैं 280, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन आता है। ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के लिए गठन किया जाता है, एवरी 5 years, राइट। और ये क्या करता है, ये सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करता है टैक्स का पैसा। स्टेट और सेंटर मतलब कितना केंद्र सरकार को मिलेगा, कितना राज्य सरकार को मिलेगा टैक्स पूल की किटी से। NK सिंह जी का नाम सुना होगा, अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये 280 में आता है, राइट। आपके लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं जो बजट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हाँ, इस बार आपने देखा होगा जनरली जब भी बजट होता है तो बजट डॉक्यूमेंट, जब भी बजट पिछले साल से प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है अक्टूबर से, और ये बजट जब आता है तो इसको बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी में रखा जाता है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको हाई बोलना चाहिए प्रोफाइल सिक्योरिटी में रखा जाता है ना, अनलाइक आवर एग्जामिनेशन पेपर्स जो कि ऐसे ही रखे जाते हैं और वो लीक हो जाते हैं। तो बजट को बहुत अच्छे से रखा जाता है। फाइनली जो निर्मला सीतारमण जी, आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी टैब के माध्यम से बजट पेश किया था, राइट। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद बजट पेश होता है। तो निर्मला जी अभी तक 5 बार बजट पेश कर चुकी हैं, है ना। अभी तक हाईएस्ट बार बजट को मोरारजी देसाई ने पेश किया है 10 बार। सो निर्मला ताई स्टैंड्स हियर अराउंड 5 times। अगर आने वाले समय में वो और बजट पेश करेंगी तो वो इनके पास जा सकती हैं। सेकेंड हाईएस्ट टाइम चिदम्बरम जी ने किया है पेश बजट 9 बार। सम जनरल अफेयर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ठीक है। यस, सो लास्ट फाइनेंस कमीशन वाज 15, नाउ इट विल बी द 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन थी जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या होता है बजट से रिलेटेड। सबसे पहले बजट को पेश किया जाता है, आपने देखा होगा, उस पर जनरल डिस्कशन किया जाता है,
फिर जो डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं उसकी स्क्रूटनी होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है बजट की, फिर आपका वोटिंग होती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स की, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फाइनली पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। सो बजट को पूरा पास करने में पार्लियामेंट में ये सारी स्टेजेस होती हैं। इट्स नॉट अ वन डे थिंग, इट्स नॉट अ लाइक अ क्विक थिंग, इट इज़ डन थ्रू स्टेजेस, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट की ये जो मीटिंग होती है, इसमें डिस्कशंस भी होते हैं बजट पे, एंड दिस इज द प्रोसेस। क्लियर? ठीक है, पता होना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए मुझे लगता है। अब आपसे हो सकता है पूछ लें कि इसके लिए कौन कौन सी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे हमको पता है यूजीसी है, हमको पता है एनटीए है, हमको पता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो हमारे से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन सी बॉडीज हैं? एक है बजट डिवीजन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो देखिए सबसे ऊपर आती है मिनिस्ट्री, जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री कौन सी है? एमओई। उसके तहत हमारा डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, है ना। उसके तहत आपका कुछ एक डिवीजन हो सकता है। वैसे ही बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, एंड देन वी हैव अ बजट डिवीजन जो कि बजट प्रिपेयर करता है। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी विल बी वेरी प्रिसाइज, हम सिर्फ पॉइंटर्स में बात करेंगे, ठीक है। हम पूरा बजट डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि बजट क्या है, संविधान में कौन से आर्टिकल्स में आता है, कौन सी बार अभी इस बार पेश किया गया बजट, 5वां बजट था निर्मला जी का, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स एंड बजट हाइलाइट्स हम सिर्फ पॉइंटर्स में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ एग्जाम में आ सकती है। इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनी जिसका नाम था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI. Now this could be a question to you in examination because it is very closely related to ICT. There was a question asked in previous year जिसका नाम था इंडिया स्टैक, है ना। तो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है जो आपकी इकोनॉमी को और ज़्यादा चलायमान कर देगी। इट विल बी एक्टिंग लाइक अ व्हील्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वाई? अभी हम सब UPI यूज करते हैं, वी ऑल यूज UPI, वी ऑल यूज डिजी लॉकर, राइट। तो ऐसा देखा गया है कि अभी हमारे यहाँ डिजी लॉकर पे 29 करोड़ लोग हैं, राइट। UPI इज यूज बाय मेनी पीपल। सो एक ऐसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें ये सारी डिजिटल चीज़ों को हम क्लब करेंगे और इसको हर सेक्टर में यूज करेंगे, चाहे वो आपकी ज़मीनों का डिजिटलाइजेशन हो, रिकॉर्ड्स का, चाहे वो आपका मनी एंड बैंकिंग हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, एवरीवेयर हम इस DPI को यूज़ करेंगे। इसका नाम हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, राइट। तो आप देखिए UPI ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ अभी 13,116 करोड़ के हुए थे, सबसे ज़्यादा। लाइक द UPI ट्रांजैक्शंस हैव इंक्रीज, डिजी लॉकर पे ज़्यादा लोग हैं, हमारे 140 आधार कार्ड हैं, उमंग प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारी सर्विसेज ऑलरेडी आ चुकी हैं, 116 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, राइट। एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स भी हमने बहुत सारे खोल दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके ही हम इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर सेक्टर में यूज़ करेंगे। आ रहा है आपको समझ में व्हाट इज DPI? सिर्फ नेट में नहीं, ये कहीं पे भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। बिकॉज आपने शुरुआत में सुना होगा एक जैम ट्रिनिटी के बारे में, है ना। जैम ट्रिनिटी क्या है? जनधन, आधार, मोबाइल। सरकार का उद्देश्य है कि गवर्नेंस, शासन और सुशासन कैसे कर सकते हैं? ICT यूज करके। तो इस शासन को हम बेहतर कैसे बनाएंगे? जनधन अकाउंट खोलेंगे, आधार कार्ड यूज करेंगे और मोबाइल फोन। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो ये जैम ट्रिनिटी 2013-14 में अनाउंस हुई थी, 12 में, अब इसको हमने DPI का फॉर्म दे दिया है, जिससे इकोनॉमी को हम और ज़्यादा चलायमान बनाएंगे, ठीक है। पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी आ चुकी है, आपको पता है, गिफ्ट सिटी में, गुजरात में, जो कि है डाइकिन यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसका भी वर्णन इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है। द इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स अबाउट द डाइकिन यूनिवर्सिटी दैट हैज़ बीन ओपन इन ऑस्ट्रेलिया। गिफ्ट सिटी क्या है आपको पता होगा, ये एक बहुत बड़ा गेटवे है भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में।
ये हमने चाइना के मॉडल पे अपना एक गिफ्ट सिटी बनाई है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें पोर्ट्स हैं, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट मेजरली होगा, फंड्स, एयरक्राफ्ट, शिपिंग, फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये सारा आपका गिफ्ट सिटी में आएगा, राइट। सो डाइकिन यूनिवर्सिटी पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसको स्टेटस मिल गया है अपना कैंपस खोलने का, और इन्होंने काफ़ी कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए, अगर आपने देखा होगा साइबर क्राइम एंड ऑल दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, क्लियर। क्वेश्चन मैं बताती जा रही हूँ, जो हम पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है। पूछ सकते हैं डाइकिन यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है, गिफ्ट सिटी क्या है ना। वो पूछ सकते हैं कि डीपीआई क्या है, फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब आपका हायर एजुकेशन और आईसीटी से जुड़ा है। तो पढ़ाई करने का सही तरीका होता है कैसे आप पढ़ाई को अप्लाई करोगे एग्जामिनेशन में, राइट। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, और ये आपकी मेहनत बचाने के लिए ही मैं इसको लेकर आई हूँ। फाइन। मेंटल हेल्थ पे बात करी गई है इकोनॉमिक सर्वे में कि ऑफ कोर्स अभी हमको पता है कि यूथ एंड फोन इंटरनेट, मतलब अभी के समय में यूथ जो है सबसे ज़्यादा फ़ोन और इंटरनेट को यूज़ कर रहा है। ग्रेट रीराइटिंग ऑफ चाइल्डहुड, इस पे बात करी गई, इससे मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्ट होती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, हायर रिस्क एंड राइजिंग अर्बनाइजेशन, और डेमोग्राफिक डिविडेंड पे भी फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड आयुष्मान भारत के तहत इसको हम डील करेंगे। एंड मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे कैसे हम सोसाइटी में स्टिग्मा हटा सकते हैं। मतलब हम फिजिकल हेल्थ की तो बात करते हैं, बुखार हो गया है ना, सर दुख रहा है, लेकिन अगर कोई मेंटल हेल्थ की बात होती है तो बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, टैबू है, उतना ज़्यादा सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उस बारे में इकोनॉमिक सर्वे में बात करी गई है कि मेंटल हेल्थ को हमको कैसे डील करना है, क्योंकि भारत में भी बहुत ज़्यादा इस पे चीज़ें अभी हो रही हैं। चलिए, नेक्स्ट इज एनर्जी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी से रिलेटेड आपसे एनवायरनमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया का टारगेट। इंडिया ने 50% बोला है हम रिन्यूएबल से बनाएंगे, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला है बाय 2030। ये वापस से बोला गया है, रिन्यूएबल एनर्जी से 50% हम एनर्जी बनाएंगे 2030 तक। उजाला स्कीम के बारे में डिस्कशन हुआ है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज उजाला, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, उजाला स्कीम से एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगा। उजाला स्कीम से एनर्जी सेविंग होगी, दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड हियर। क्लीन एनर्जी में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना करेंगे वो आपके लिए काम का नहीं है। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी हमको कितना करना है, 190 गीगावाट, 190 गीगावाट 2024, है ना। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 तक अभी हमारा करंटली रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, तो 190 गीगावाट। क्लियर, याद रखोगे इसको। इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, इतना सब पूछ रहे हैं, मैम री एग्जाम होगा कि नहीं। हाँ, यस, मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, आई नो। अभी भी मेंटल हेल्थ काफ़ी इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कैंसिल, री एग्ज़ाम। तो उस चीज़ को अलग हटाते हुए पढ़ाई पे फोकस कर लो, कभी ना कभी ये पॉइंटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। ये डेटा को माइन करके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है, पूरा बजट याद नहीं रखना। हो सकता है पूछे रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, 190 गीगावाट, कितना टारगेट है, क्वेश्चन आ चुका है 50% बाय 2030। तो अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। देखो, करंटली हमारे यहाँ सोलार एनर्जी कितनी इंस्टॉल्ड है, सोलार 19% है, जो कि है 82 गीगावाट। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एनवायरमेंट चैप्टर, दैट इज यूनिट 9। विंड हमारे यहाँ कितनी है भारत में, विंड इज अराउंड 10%, 46 गीगावाट। विंड कितनी है, 46 गीगावाट। स्मॉल हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो, अगर हम लार्ज हाइड्रो देखें, है ना, पानी से बनने वाली बिजली, लार्ज हाइड्रो इज 11%, 46 गीगावाट। ये प्रश्न आ सकता है, ये बहुत बार पूछा गया है आपसे, ध्यान से इसको याद रख लो। बजट इकोनॉमिक सर्वे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पेपर 1 में इससे प्रश्न फंसते हैं।
सोलार 19%, 82 गीगावाट, विंड इज 10%, 46 गीगावाट, लार्ज हाइड्रो इज 11%, अगेन इट इज अराउंड 46 गीगावाट. न्यूक्लियर कितना है? न्यूक्लियर, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जाम में, राइट? इट इज अराउंड 2%, 8 गीगावाट, राइट? अभी हमने बात करी है कि हम स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को और खोलेंगे, इस बार बजट में भी डिस्कशन हुआ है. कोल, अगर हम किसकी बात करें, बायोफ्यूल की, बायो इज अराउंड 2%, ठीक है, अराउंड 11 गीगावाट, ठीक है, 2% के अराउंड है बायोफ्यूल, इसको भी हमको बढ़ाना है. कोल अभी भी हमारा 48% है, ठीक है, कोल से जो हम बिजली बनाते हैं वो 48% है, बट इनिशियली इट यूज्ड टू बी टिल 55-56%, है ना. कोल हमारे अभी भी, भारत सरकार ने ये कभी भी नहीं बोला कि हम कोल को टोटली हटा देंगे, नहीं, हमने बोला है हम मिनिमम करेंगे 50% हम रिन्यूएबल से बनाएंगे. उसमें आपका हाइड्रोजन फ्यूल आ जाएगा, सोलार आ जाएगा, विंड आ जाएगा, बायोफ्यूल आ जाएगा, बट कोल स्टिल स्टैंड्स अराउंड 48%. हमारा इंटेंशन है ये कम से कम होता जाए, टोटल रिमूव करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया. क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कुड बी आस्क्ड यू इन पेपर 2 एज वेल. पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 में भी पूछ सकते हैं, आपका एनवायरमेंटल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, दीज थिंग्स कुड बी आस्क्ड. सो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हमारे अभी कितनी है? 442 गीगावाट, 442 गीगावाट. अप्रैल 2024 इसमें 190 गीगावाट हमारी रिन्यूएबल्स है, तो समझ लो 440 में से 190 रिन्यूएबल्स है, तो अराउंड आधा हमने कर लिया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? वी आर इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी विद एवरी पासिंग डे. टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इज 442, 190 इज फ्रॉम रिन्यूएबल. क्लियर? चलिए, इसको चाहो तो आप वापस से, मैं नोट्स दूंगी तो आप इसको रिवाइज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है. अगर आपने पेपर 1 को देखा है, पेपर 1 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्कीम्स आती हैं. सो पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना ये रूफटॉप सोलार प्लांट्स के लिए है कि छत के ऊपर कैसे आप रूफटॉप पे सोलार पैनल इंस्टॉल ज़्यादा से ज़्यादा करो. फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स घरों को मिलेगी, 1 करोड़ हाउस होल्ड को, है ना. 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांटेंगे इसके तहत पीएम सूर्य घर योजना. 17 लाख जॉब इससे जनरेट होगी, 30 गीगावाट सोलार कैपेसिटी जनरेट होगी और 720 बिलियन टन्स CO2 एमिशन आपका इससे कम होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच इज दिस योजना? पीएम सूर्य घर योजना. सूर्य घर मतलब सूर्य को घर पे लाइए, सोलार पैनल लगाइए अपनी छत के ऊपर, जिससे बिजली बचाइए. सरकार इससे 17 लाख जॉब्स जनरेट करेगी, 30 गीगावाट एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होगी सोलार के थ्रू, एंड इट विल बी गिविंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स, 1 करोड़ हाउस होल्ड को. ऑल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि 720 बिलियन टन इक्विवेलेंट एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड इससे कम होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट चेंज एज वेल. क्लियर? याद रहेगा ये, ठीक है. ये बिल्कुल पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में आ सकता है, पीएम सूर्य घर योजना. इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, बजट इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर पेपर 1 के 10 यूनिट में कहीं कहीं फिट हो सकता है ये. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है लाइफ. आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी को लाने के लिए, मतलब कैसे हम ग्रीन प्लैनेट बना रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी बनाएंगे. तो एक लाइफ मिशन है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. हेयर पैट है. पैट क्या है? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड. एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ECBC, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड. देन वी हैव शून्य लेबलिंग प्रोग्राम, शून्य लेबलिंग प्रोग्राम. वी ऑल्सो हैव द AC Act 24 कैंपेन. ये 2018 में आया था कि हम AC को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे सेट कर दें जो कि है 24, जिससे हम बिजली बचा सकते हैं. ठीक है. जीरो लेबलिंग कैंपेन. वी हैव द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, लाइफ, एंड वी हैव परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड. ये आपका पैट किससे रिलेटेड है? इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर क्योटो प्रोटोकॉल, है ना. ट्रेडिंग जब हम करते हैं
तो इसमें कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। अगर आपको जितने कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं आपने उतना अचीव, आपने उससे कम खर्च किया, फिर आपने उसको ट्रेड कर दिया, ठीक है, राइट। AC Act 24, ECBC, शून्य लेबलिंग प्रोग्राम, परफॉर्म, अचीव, ट्रेड एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और स्कीम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपसे पूछ सकते हैं, हर बार पूछते हैं, जल जीवन मिशन, ठीक है। यह आपका वाटर एंड सैनिटेशन में आता है, यह आपका SDG से भी इंपॉर्टेंट है। याद है SDG में हम वाटर एंड सैनिटेशन मिलते हैं गोल नंबर 6 में। तो जल जीवन मिशन में टैप वाटर कनेक्शन कितनों को दिया जाएगा? 15 करोड़ हाउस होल्ड को, 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा जल जीवन मिशन के तहत, जो कि SDG 6 भी है। इट इज रिलेटेड टू SDG 6। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू SDG। ओके, कमिंग टू द नमामि गंगे, है ना, नमामि गंगे एडॉप्टेड हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। सो बेसिकली नमामि गंगे को भी हमने बजट में इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया है। प्रसाद स्कीम आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज प्रसाद स्कीम? प्रसाद स्कीम क्या है? हेरिटेज साइट्स और पिलग्रिमेज, जैसे अभी बात हुई है नालंदा की, अभी बात हुई है राजगिरा की, है ना, बोध गया की। बिहार में और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा टूरिज्म को फोकस किया जाएगा, हेरिटेज साइट्स, पिलग्रिमेज साइट्स को डेवलप किया जाएगा। तो प्रसाद स्कीम के तहत ये करा जाएगा टूरिज्म में। स्वदेश दर्शन स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। स्वदेश दर्शन स्कीम का 3rd वर्जन लॉन्च किया गया है अंडर टूरिज्म। क्लियर? ये आपसे पूछ सकते हैं, दैट्स इट। हाँ, स्पेस में भी बात करी गई है कि हम स्पेस में भी फोकस करेंगे, मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इन सब में। मोबाइल टावर्स की बात करी गई है टेलीकॉम में। और हाँ, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भारत नेट परियोजना, भारत नेट परियोजना जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल हम लगाएंगे, जिसमें 2 लाख ग्राम पंचायत को हम जोड़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये ICT में आता है। भारत नेट परियोजना, 2 लाख ग्राम पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेंगे, दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर परियोजना, ठीक है। अगेन आपको पता है 10,000 करोड़ AI पे खर्च करेगा भारत, है ना, इंडिया AI मिशन। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एरावत, आप देखेंगे ये एरावत, AIRAWAT, एरावत स्कीम लॉन्च हुई है एंड AI सुपर कंप्यूटर सिक्योर्ड 75th पोजीशन। सो एरावत एक्चुअली एक सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम 10,000 करोड़ इंडिया AI मिशन में स्पेंड करेंगे। एंड एरावत को हाल ही में 75th पोजीशन मिली है, जो आपका ग्लोबल लिस्ट प्रिपेयर होती है सुपर कंप्यूटर्स की। जैसे आपने फुगाकू नाम सुना है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर सुना है, फ्रंटियर इज ऑफ USA, है ना, फुगाकू इज जापान। तो भारत का एरावत का रैंक है 75th, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में 2023 में। दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ICT में। क्लियर? क्लियर? आई एम टेलिंग यू अ लॉट ऑफ मैटर विल बी माइंड आउट ऑफ दिस वन लेक्चर। आपके ऊपर, आप इसको इग्नोर कर लो या इसको अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लो, जो कि आपके पूरे पेपर 1 पेपर 2 में काम आएगा। क्लियर? चलिए, डिजी लॉकर, डिजी लॉकर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ICT गवर्नेंस में हम डिजी लॉकर पढ़ते हैं। अभी 26 करोड़, 26 या 27 करोड़ यूजर्स डिजी लॉकर में रजिस्टर्ड हैं, राइट। दे कैन आस्क यू द रफ डेटा कि डिजी लॉकर में क्या यूजर्स इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस हैज ऑल्सो बीन गिवन दैट इट हैज शोन अ फिनोमिनल इंक्रीज। चलिए, नाउ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज अगेन इट्स रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट। क्या बात हुई है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड? एडिशन, हम 15 गीगावाट सोलार एनर्जी ऐड करेंगे, राइट, और सोलार एनर्जी का क्यूमुलेटिव 82 गीगावाट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, वेयर 82 गीगावाट। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछें कि करंटली इन इंडिया व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय सोलार, how much solar we have installed by April 2024, the recent data, it is 82 gigawatt.
and that makes around 19% of the total installed capacity. Here you can see 82 gigawatt. एमिशन इंटेंसिटी हमको 33% रिड्यूस करनी है, ठीक है. कार्बन सिंक हमको क्रिएट करना था, ये भी हम पढ़ चुके हैं, 1.97 बिलियन टन्स, राइट. तो ये सारा आपका बात की गई है क्लाइमेट चेंज एंड एक्शन में. क्लियर? याद रखोगे, याद रखोगे. क्लीन एनर्जी कौन सा एसडीजी है? क्लीन एनर्जी, कैन एनीवन टेल मी? हम क्लीन एनर्जी की कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बात करते हैं? All the people live and watching, please answer this question. We have studied SDG very well. तो SDG की जो लिस्ट हमने पढ़ी है 1, 2, 3, 4 कहानी के माध्यम से, क्लीन एनर्जी कौन से SDG में आता है? Tell me, at least attempt. Yes. No, it's not 13. 13 is climate change. Clean energy बेटा is SDG 7. जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो 13 में आता है. ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं. क्लीन एनर्जी लगता है अब एसडीजी रिवाइज करवाना पड़ेगा आपको. क्लीन एनर्जी 7, क्लाइमेट चेंज इज 13. ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज हुआ. हमने क्या बोला है, क्लाइमेट चेंज हम कैसे टैकल करेंगे? स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस के थ्रू होगा. माइंडफुल कंजम्पशन करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन नहीं करेंगे चीज़ों का. सर्कुलर इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी. हम रिसाइकिल करेंगे, जैसे चाइना नहीं करता, काफ़ी सारा रिसाइकलिंग करता है प्रेशियस मेटल्स का, वो हम इंडिया में भी करेंगे. हम प्लांट बेस्ड कुजीन, जैसे अभी आपने देखा होगा पेरिस में ओलंपिक्स चल रहा है, इस बार बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली ओलंपिक्स है. उन्होंने काफ़ी कुछ रिसाइकिल किया है पिछले ओलंपिक्स से, है ना. बेड्स एंड ऑल दैट दे हैव रिफर्बिश्ड. ऑल्सो वो वेजिटेरियन खाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट. सो इट विल बी प्लांट बेस्ड सो दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो सके. तो हर जगह क्लाइमेट चेंज को फोकस किया जा रहा है, बी इट ओलंपिक्स, बी इट योर इकोनॉमिक सर्वे और बजट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ट्रेडिशनल लिविंग स्पेस को फोकस किया जाएगा. मल्टी जनरेशन हाउस होल्ड्स, मतलब बेसिकली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो हम कोशिश करेंगे हमारे जो हाउसेज हैं वो ज़्यादा आपके सस्टेनेबल हों, है ना. जैसे बिल्डिंग कोड्स की बात करते हैं हम, ग्रीन हाउसिंग की बात करते हैं, वो सब आपका सस्टेनेबल हाउसिंग में आ जाएगा. ये क्वेश्चन भी आपसे PYQ पूछ चुके हैं, राइट. सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टू हाउसिंग. मिशन लाइफ में क्या आता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं. मिशन लाइफ में वेस्ट कम करना है, एनर्जी सेव करना है, सेव वाटर, ई वेस्ट कम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करना है. सिंगल यूज प्लास्टिक वी डोंट हैव टू, वी विल स्टॉप यूजिंग इट, है ना. इसमें पहले भी बोला गया था जैसे 75 माइक्रोन्स, राइट, 100 माइक्रोन्स, ये सारे जो इसके गाइडलाइंस आते रहते हैं रिलेटेड टू सिंगल यूज प्लास्टिक, हमको उससे पतली प्लास्टिक यूज नहीं करनी है, राइट. चलिए, तो एक ब्रॉड इकोनॉमिक सर्वे में सारी बात करी गई. इस बार अगर आपसे पूछें कि बजट की थीम क्या थी, बजट की थीम इस बार मेजरली आपकी थी एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, MSME एंड मिडिल क्लास. जैसे अगर आप पूछेंगे कि सरकार ने 4 थीमेटिक एरियाज दिए थे, 4 थीमेटिक एरियाज दिए थे बजट में, ओ शायद बाद में आएगा, आई शो यू. So the 4 thematic areas in this year budget were what? Wait, it was what? Women, ठीक है. It was youth, it was farmer, जिसको हमने बोला अन्नदाता. चौथा क्या था? Can anyone tell me what is the 4th thematic area? इस बार बोला था बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हम 4 जातियों पे फोकस करेंगे. 4 कास्ट ऑफ द बजट. कास्ट क्या है? ये कास्ट नहीं जो हम हमारे वैदिक टाइम्स में बनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, नहीं. 4 कास्ट क्या है, 4 जातियाँ क्या हैं? एक जाति है विमेन, एक है यूथ, एक है फार्मर, चौथी आपको मुझे बतानी है. ठीक है. यस एंड यस, वेरी नाइस. चौथी आप मुझे बताइए, कुछ बच्चों ने मुझे बता भी दी. तो इस बार स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है और
5 स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो कि 4 करोड़ यूथ को टारगेट करेगी, जिसके लिए 2 लाख करोड़ अलॉट कर दिए हैं, राइट। सो क्योंकि आपके लिए हायर एजुकेशन में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग तीनों ही आपके कोर्स में हैं, पढ़ना पड़ता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव अलॉटेड मोर अमाउंट थ्रू द स्किलिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, इसमें गरीब भी है, पुअर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो मेजर बजट में एलोकेशन हुआ है वो डिफेंस में हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारे काम का एजुकेशन है, जो कि 1 2 3 4 5 5th नंबर पे आ रहा है ना। एजुकेशन में इस बार यूजीसी की फंडिंग घटा दी गई है, हायर एजुकेशन की फंडिंग को बढ़ा दिया गया है। कौन कौन सी स्कीम्स की बात हुई है वो हम बात करेंगे। 3 स्कीम्स की बात हुई है, स्टार्स प्रोग्राम, स्पार्क प्रोग्राम और आपका पीएम श्री योजना। ये तीनों आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। पीएम श्री जो आपके प्रधानमंत्री स्कूल्स हैं, एग्जाम्पलरी स्कूल्स, उन पे बात करी गई है। स्टार्स प्रोग्राम की बात करी गई, स्पार्क प्रोग्राम की बात करी गई है। इस बार एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में बजट बढ़ा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यूजीसी का जो बजट एलोकेशन है उसको कम कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम पोषण प्रोग्राम जो आपका मध्याह्न भोजन स्कीम है, उस पे भी बात करी गई है। पीएम पोषण प्रोग्राम की भी बात करी गई है, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट? ये देखिए, तो इस बार बजट में बोला है 9 की एरियाज हैं, देयर आर 9 की फोकस एरिया। हम सारा डिस्कस नहीं करेंगे, हमने एनर्जी देखा, हम थोड़ा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग देखेंगे, फिर हम इनोवेशन देखेंगे, क्योंकि हमारे काम की यही चीज़ें हैं। सो सेल्फ रिलायंस, रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। सो अगर आपसे कहीं पे भी किसी एग्जामिनेशन में पूछें कि बजट में बात की गई है विकसित भारत, विकसित भारत इन 9 थीमेटिक एरियाज पे काम करेंगे। ठीक है, ये सारे 9 थीमेटिक एरियाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हिंदी में भी हैं। प्रायोरिटीज बजट की ये हैं। देखिए, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में भी हमने डीपीआई की बात करी गई है, सिर्फ पॉइंटर्स याद रख लीजिएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इसकी बात करी गई है। एग्रीकल्चर में एक फंड बनाएंगे, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, उसकी बात करी गई है। पीएम मत्स्य संपदा योजना एक नई स्कीम है, पीएम मत्स्य फिशरीज से रिलेटेड है, मत्स्य संपदा योजना, उसको भी लॉन्च करेंगे। राइट, टर्न इंडिया इनटू अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, मिलेट्स पे हम बहुत समय से बात कर रहे हैं। एंड कॉटन क्रॉप को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये एग्रीकल्चर में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करी गई है। एम्प्लॉयमेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिर से फोकस करा गया है। कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और ज़्यादा जॉब्स को क्या कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट आपका जॉब्स पे कैसा होगा। राइट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग में बात करी गई है। इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या लेबर को कॉम्प्लीमेंट करेगा कि सब्स्टिट्यूट करेगा। एआई है, हम बोलते हैं ना एआई जॉब्स को हटा देगा, तो ये सारी बातें बजट में डिस्कस करी गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ऐसे यूज करेंगे कि वो हमें कॉम्प्लीमेंट करे, राइट, हमारी जॉब्स को हटाए ना। राइट, लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा एआई का, कुछ जॉब्स हटेंगी लेकिन बाकी सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो एआई आपका टोटली खराब नहीं है, कुछ जॉब्स हटेंगी शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में इट विल बी गुड फॉर ऑल द सेक्टर्स। राइट, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। गिग वर्क, राइज ऑफ गिग वर्क, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। गिग वर्क इकोनॉमी क्या होती है, यू नो, अभी हाल ही में हमने देखा है गिग वर्क्स बहुत बढ़ रहे हैं। बोलते हैं ना, आई हैव अ गिग टू परफॉर्म, इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब, पीपल आर हैविंग सम काइंड ऑफ असाइनमेंट्स, फ्रीलांसिंग इकोनॉमी, जैसे आप में से बहुत लोग कंटेंट लिखते हैं, है ना, तो वो गिग वर्क में आता है। तो इसमें कितनी जॉब सिक्योरिटी है ये भी बजट में बात करी गई है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव बात करी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है। पीएम पैकेज है 3 स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव,
ELI क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। इसमें स्कीम ए है जो कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए, अगर आप जॉब में नए नए गए हैं तो 1 मंथ वेज आपको क्या मिलेगा? 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, 15 करके आपको 1 मंथ वेज मिलेगा बहुत सारे यूथ को, वन टाइमर्स। स्कीम बी में जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर आप फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको इसमें सरकार EPFO में कंट्रीब्यूशन देगी ताकि आप ज़्यादा लोगों को हायर करो। तीसरा है एम्प्लॉयर्स के लिए, वही है कि मतलब 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ 2 साल के लिए सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, तो इससे और ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी। क्लियर? सो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू EPFO। ऑल्सो द फर्स्ट टाइम जॉबर्स, जिनको आपको क्या मिलेगा? 15,000 की 3 किश्तों में इंस्टॉलमेंट मिलेगी। ये देखो, इंडिविजुअल्स न्यूली एंटरिंग द वर्कफोर्स अक्रॉस फॉर्मल सेक्टर, 1 मंथ वेज 15,000 मिलेगा, एलिजिबिलिटी लिमिट है 1 लाख सैलरी, उससे ज़्यादा नहीं। एप्लीकेबल टू ऑल सेक्टर्स, जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स हैं उनको ये मिलेगा। और आपको ये अभी नया ही सरकार ने योजना ए लॉन्च करी है। एम्प्लॉय मस्ट अंडरगो ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स, ठीक है। सब्सिडी टू बी रिफंडेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर आपका जो काम है आपने अगर 1 साल में छोड़ दिया जॉब तो आपके एम्प्लॉयर को वो सब्सिडी सरकार को वापस देनी पड़ेगी। कुल मिला के सब्सिडी है सरकार दे रही है आपको, पहली बार है 15,000, लेकिन 1 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 साल के लिए स्कीम चलेगी ELI। देन मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन होगा, राइट, एडिशनल जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग, जिसके तहत सरकार क्या करेगी? EPFO में कंट्रीब्यूट करेगी। इतना ही जानना जरूरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा मत जानिए। तीसरा है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, इसमें क्या होगा? सरकार जो नौकरी दे रहे हैं उनको 3,000 रुपए पर मंथ 2 साल के लिए उनकी EPFO फंड में देगी, राइट, ताकि उनका जो कंट्रीब्यूशन, आपने देखा जब भी हमको PF मिलता है तो उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है जो आपकी CTC का पार्ट है, तो सरकार उसमें 3,000 पर मंथ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। सो वी कैन स्किप दिस, मतलब ओवरऑल ये बात करी गई है। विमेन इन वर्कफोर्स की बात करी गई है। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो आपने देखा होगा विमेन का 37% है ना, मतलब हमारे पूरे लेबर फोर्स में विमेन सिर्फ 37% है। ये भी बढ़ाने की बात करी गई है बजट में, इसके लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल्स खोले जाएंगे इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करके। स्किलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है, इसमें 1000 ITIs खोले जाएंगे, राइट। आपका भी हायर एजुकेशन में एक टॉपिक है स्किल इंडिया, राइट, स्किल डेवलपमेंट क्या है, तो 1000 ITIs विल बी ओपन्ड एंड इट विल बी इन हब एंड स्पोक मॉडल, जिसके तहत 20 लाख यूथ को स्किलिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। तो ये बस इतना आपके लिए काम का है। ये देखिए, 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5-year period, 1000 ITIs will be opened in the hub and spoke model। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक ये हब है, आसपास इसके कनेक्टेड ITIs रहेंगे, सो इस मॉडल में आपका ITIs खोले जाएंगे, स्किलिंग होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जैसे अभी आपको पता है कि बिहार और ईस्टर्न स्टेट्स को ज़्यादा फंडिंग मिली है सरकार से, बिकॉज दे वर डिमांडिंग, इट्स लाइक इलेक्टोरल प्रॉमिस एज वेल, है ना, उन्होंने सरकार को सीट्स दी हैं, सरकार ने अपना वादा निभाया, उनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, तो वो बिहार जैसे स्टेट स्पेशल पैकेज की डिमांड कर रहे थे, स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, वो नहीं दिया, लेकिन इसकी जगह सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय के तहत इट्स लाइक अ गवर्नमेंट थिंग कि बाकी स्टेट्स भी इंसेंटिवाइज हो जाएं। जैसे तमिलनाडु ने वोट नहीं किया तो अगली बार तमिलनाडु के वोटर्स ये देखकर उन सरकार को वोट दे दें, इट्स लाइक दैट, है ना। तो वेस्ट बंगाल जहाँ पे बीजेपी नहीं है, या स्टेट जहाँ पे अभी पहली बार आई है, उड़ीसा में बीजेपी आई है, तो उड़ीसा में टूरिज्म के लिए दिया है, बिहार में काफ़ी सारा दिया है, तो दिस इज अंडर द पूर्वोदय योजना, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। पूर्वोदय योजना है, 3 लाख करोड़ गर्ल्स को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान, पोस्ट पेमेंट बैंक खोले जाएंगे, एंड दिस इज विकास भी और विरासत भी, ये इसका थीम है।
राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल लोन्स दिए जाएंगे, सरकार के द्वारा स्किल लोन्स दिए जाएंगे अप टू 7.5 लाख एंड इसको 25,000 स्टूडेंट्स एनुअली ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज स्किल सेक्टर यह हमारे हायर एजुकेशन में आता है। सो मोर देन अराउंड 7.5 लाख ऑफ स्किल लोन्स टू 25,000 स्टूडेंट्स एनुअली इट विल बी गिवन। एजुकेशन लोन 10 लाख दिया जाएगा हायर एजुकेशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, आप सबके लिए है क्योंकि हम उच्च शिक्षा में हैं। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन सरकार देगी। और इसमें क्या देगी, इसमें एक चीज सरकार ने इंट्रोड्यूस करी है, ई वाउचर्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, ई वाउचर्स दिए जाएंगे 1 लाख स्टूडेंट्स को एवरी ईयर। और एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%। अगर आप इंटरेस्ट एजुकेशन लोन ले रहे हैं, मान लीजिए 10% रेट पे ले रहे हो इंटरेस्ट पे, तो 3% उसमें सब्सिडी मिलेगी, 7% इंटरेस्ट पे आप ले सकते हो। ई वाउचर्स दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 10 लाख का लोन का, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टॉप कंपनीज में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप विद मंथली अलाउंस ऑफ 5,000 रुपीज, ठीक है। सो आपके लिए जो यूथ है 21 से लेके 24 साल का, उनको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, ऑल द गुड कंपनीज उसमें प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, राइट, आने वाले 5 साल में। सो इसमें 1 करोड़ यूथ को स्किलिंग होगी, इंटर्नशिप मिलेगी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 5,000 का अलाउंस मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये इसकी डिटेल्स दिए हैं, आपको मैं नोट्स दूंगी तो आप इसमें पढ़ लेना। अब देखिए, आपको एग्जामिनेशन में एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम पढ़नी है, ये सब आता है। FLN, PM श्री स्कूल, इंक्लूजन, स्टार्स प्रोजेक्ट, मनोदर्पण, ऑल दी स्कीम्स आर लिस्टेड इन द गवर्नमेंट वेबसाइट। लेकिन अभी जो बजट में फोकस किया गया है वो 2-3 स्कीम्स हैं। एक स्कीम है स्टार्स, दिस कुड बी आस्क्ड यू इन एग्जामिनेशन, व्हाट इज स्टार्स? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, मतलब कुछ स्टेट्स के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है, कैसे हम यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। सो ये 2020 में आई थी स्टार्स, और ये आपका बेसिकली लोन दिया जाएगा 6 स्टेट्स में, 6 स्टेट्स हैं इसमें। कौन कौन से स्टेट्स हैं? हिमाचल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड केरला, राइट। तो ये आपका बेसिकली समग्र शिक्षा के तहत ही है, कैसे हम स्कूल्स में लर्निंग एंड टीचिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्पेशली इन 6 इंपॉर्टेंट स्टेट्स। क्लियर? यस, वेरी नाइस। एक और स्टार स्कीम है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज रिलेटेड टू स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। साइंस में एडवांस रिसर्च करने के लिए ये एक और स्कीम लॉन्च हुई है जिसका भी नाम स्टार्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी गई है, मैनेज बाय IISc बेंगलुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाली स्टार्स IISc बेंगलुरु ने की है, किसके लिए? नैनो साइंस, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स में जो लोग रिसर्च करते हैं। क्लियर? तो इसके तहत क्या होगा, आप अगर फैकल्टी हैं कहीं पे तो आप इस स्कीम के तहत रिसर्च करेंगे, आपको फंडिंग मिल सकती है। IISc बेंगलुरु ने ये स्कीम लॉन्च करी है टॉप इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी हैं उनके लिए। यू कैन सी परमानेंट फैकल्टी मेंबर फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिनकी NAAC ग्रेडिंग 3.26 से ज़्यादा हो, सिर्फ वही लोग स्टार स्कीम में कर सकते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता? स्टार स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, स्टार स्कीम में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, स्टार स्कीम किसने लॉन्च करी है। अब क्वेश्चन आएगा, बच्चे फंस जाएंगे, बोलेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं है डिटेल में। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन बजट अगेन, ठीक है। फिर एक स्कीम है स्पार्क, स्कीम ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, राइट। रिसर्च में कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई है, स्पार्क प्रोग्राम MHRD के द्वारा ही है। इसमें जॉइंट रिसर्च होगी इंडिया के फैकल्टी और बाहर के फैकल्टी या इंस्टीट्यूट्स के बीच में, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो टॉप 100 में है NIRF में। अगर आपका इंस्टीट्यूट टॉप 100 NIRF में आता है देन इट कैन पार्टिसिपेट इन द स्पार्क स्कीम। क्लियर? व्हाट इज स्पार्क? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक लास्ट स्कीम है जो कि बात करी गई है PM श्री योजना। PM श्री क्या है?
प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसमें 14,000 स्कूल्स बनाए जाएंगे, 14,000 पीएम श्री स्कूल्स बनाए जाएंगे जो कि मॉडल स्कूल की तरह एक्ट करेंगे। दे विल एक्ट लाइक एन एग्जाम्पलरी स्कूल फॉर द अदर स्कूल्स इन नियर बाय एरिया टू डेवलप देम इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। Recently, many states have withdrawn. Many eastern states like Tamil Nadu withdrew, West Bengal withdrew. तो सरकार ने उनसे उनका बजट कंपोनेंट भी रोक दिया क्योंकि उन्होंने बोला हम पीएम श्री में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारे पास हमारा खुद का पीएम श्री जैसी स्कीम है। फाइन, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 लाख स्टूडेंट्स इससे हेल्प उनको मिलेगी। पीएम श्री योजना, ये सारा सरकारी डॉक्यूमेंट है। I have taken the screenshots from the government website only, है ना। तो ये सारी बजट की थीम्स थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, राइट। सो 1 लाख करोड़ इसमें दिया जाएगा जो आपका नेशनल रिसर्च फंड है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुसंधान रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ विल बी गिवन एंड दिस विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू एज वेल, राइट। आने वाले सालों में इसको और बढ़ाया जाएगा। स्पेस में भी फंडिंग की जाएगी 1000 करोड़ की, ताकि हम स्पेस में भी आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च से फायदा उठा सकें। दैट्स इट, राइट। इसके अलावा कुछ बातें और करी गई है लास्ट में। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जाएगा, है ना। सेमीकंडक्टर्स पे फोकस किया जाएगा, सोलार पावर को बढ़ाया जाएगा। मनरेगा में ऑफ कोर्स अगेन सरकार ने ज़्यादा पैसा दिया है। एंड योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सरकार का एलोकेशन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको डीपीआई पढ़ना है। डीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में आ सकता है। डीपीआई में क्या क्या आता है, दिस कुड बी अ क्वेश्चन टू यू। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आता है आधार, डिजी लॉकर, KYC, AEPS, ये आपके आते हैं। ये बेसिकली आपका पूरा डिजिटल आर्किटेक्चर है, राइट। हाँ, देन लास्ट में एक बात करी गई है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की। सो देयर इज एन टर्म दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। ये आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंट से जुड़ा है। कैसे हम फाइनेंस को बढ़ाएंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। सो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम कैसे क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाएंगे, कैसे हम और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से हम लड़ सकें। बिकॉज जो भी आपकी कॉप्स होती हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है कि कैसे पैसा आएगा, राइट। सो ग्रीन वॉशिंग नहीं होनी चाहिए। ये टर्म आपसे PYQ पूछ चुके हैं, दे हैव आस्क्ड दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ PYQ। Why people find paper 1 tough? अगर आप इस तरीके से पढ़ाई नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं टफ लगेगा ही, है ना। और अगर फिर से पेपर हुआ और CBT में हुआ तो मान के चलिए पेपर बहुत टफ होगा। आपसे टर्म पूछ लिया ग्रीन वॉशिंग क्या है, आपसे पूछ लिया क्लाइमेट फाइनेंसिंग टैक्सोनॉमी क्या है, तो बोलोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम तो बेसिक 1 लाइनर पढ़कर आए थे, है ना। ये पढ़ लो पेपर 1 हो जाएगा। जैसे बाकी लोगों को लगता है पेपर 1 आसान है, कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ा सकते। पेपर 1 में भी बहुत डिटेल में, ये आपको पेपर 2 में भी काम आएगा, राइट। क्लियर है, यस। चलिए, ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू एंड द क्लास। 1-2 स्लाइड्स और बची हैं। मतलब रूफटॉप सोलराइजेशन की बात करी गई है, कोल गैसिफिकेशन की बात करी गई है बजट में, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन, राइट, एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये आपसे एग्जामिनेशन में स्कीम पूछ सकते हैं क्योंकि इसके बारे में बजट में बात हुई है। क्लियर, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, कोल गैसिफिकेशन एंड ब्लू इकोनॉमी। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2030 तक हमको अचीव करना है। 5 MMT ऑफ हाइड्रोजन एनुअल प्रोडक्शन, 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हमको प्रोड्यूस करना है। 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी। बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस करते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ये हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी इन अ वे हम कैसे लेते हैं, हम रिन्यूएबल से लेते हैं, इसलिए हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं।
we have brown hydrogen, we have gray hydrogen, right? We have blue hydrogen. ग्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है पानी का, जिसमें हम, ये हमारा हाइड्रोजन फ्यूल है, ये हमको चाहिए, ये हम इलेक्ट्रोलिसिस से लेते हैं, और जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेते हैं, मतलब सोलार से, विंड से, इसलिए इसको हम ग्रीन बोलते हैं। ये हमको इतना जनरेट करना है आने वाले सालों में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल गैसिफिकेशन आपसे पूछ सकते हैं, लास्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट में। कोल गैसिफिकेशन क्या है? कोल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं एयर और स्टीम के साथ टू फॉर्म ऑफ फ्यूल गैस। कोल को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना ऑक्सीडेशन से हम कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पाइप नेचुरल गैस मीथेन, हम इस गैस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इज द टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू गैस। वाइल ये आपका खुद अंदर ही है, तो कोल को हम गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीडेशन से। क्लियर? क्लियर? दे कैन ऑल्सो आस्क यू व्हाट इज सिन गैस इन्वायरमेंट में। सिन गैस क्या है? मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड एज सिन गैस। सो दीज स्मॉल स्मॉल पॉइंटर्स कुड बी यूज्ड इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सो ये आपका ब्रॉडली पूरा कवर करा मैंने, ठीक है, सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, in terms of education we have covered everything in this particular session. तो अब आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे अलग से नहीं पढ़ना, ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स ऑल्सो आई हैव गिवन हेयर। मैं इसके नोट्स दे दूंगी पीडीएफ टेलीग्राम पे, नोट्स अच्छे से बना लेना, है ना, रिवाइज कर लेना, बिकॉज नॉट ओनली इन पेपर 1 इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर पेपर 2 एज वेल एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और इन फैक्ट इंटरव्यू ऑल्सो। दिस इज अ वेरी हेल्पफुल लेक्चर। आई हैव डन द वर्क फॉर यू, जो आप नहीं करते, शायद बहुत बच्चों ने बजट नहीं भी पढ़ा होगा, तो बस आप एक लेक्चर के थ्रू आपका सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी, विच इंक्लूडिंग द स्कीम्स एज वेल। सो पीएम श्री, स्पार्क क्या है, स्टार्स क्या है ना, नमामि गंगे परियोजना या सूर्य घर बिजली योजना, ये सारी योजनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो आई विल एक्सपेक्ट यू टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको लेक्चर। इसमें सारे न्यूज़पेपर से चीज़ें ली गई हैं, जितना भी रेलेवेंट आपके लिए है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, दैट्स इट, इतना पढ़ लेना, काम हो जाएगा। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास, है ना, एंड हाउ डू यू लाइक द क्लास। डे आफ्टर टुमारो आई विल बी बैक अगेन। टुमारो ऑल्सो आई माइट टेक अ सेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, सो आई विल टेल यू दैट on Telegram only. चलिए, thank you so much. This is Toshiba Shukla, your paper 1 faculty, only in Unacademy. Take care. Bye bye.